नमस्कार, राष्ट्र की बात में मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी यूपी में कांग्रेस को लगे एक बहुत बड़े झटके की। यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद ने आज पार्टी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। जितिन प्रसाद आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद एक तरफ जहां जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई, तो वहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। जितिन प्रसाद ने कहा कांग्रेस में वो लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, जबकि बीजेपी की तारीफ करते हुए बोले अगर देश हित में कोई दल आज काम कर रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा देश हित में अगर कोई नेता है तो वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी नए भारत के निर्माण में जुटे हैं, हम भी उसमें योगदान देना चाहते हैं। इस पर आगे विस्तार से आपको बताएं, उससे पहले जरा सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्या बोले राहुल के करीबी रहे जितिन प्रसाद। सुनिए। जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य। तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं तो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। जितिन प्रसाद कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं हैं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा थे। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए में मंत्री भी रहे। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। हालांकि इससे पहले सुबह उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बीजेपी में जितिन प्रसाद के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी जमकर तारीफ की, उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जितिन प्रसाद पर हमला किया। दिग्विजय बोले जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, फिर भी वो ऐसा कर गए। जरा सुनिए। ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता के आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। बड़े पारिवारिक संबंध रहे हैं नेहरू गांधी परिवार से। क्या नहीं मिला इनको, हर चीज तो दी गई है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। इधर जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर राहुल गांधी के पुराने साथी और अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनका स्वागत किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, खुद सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता और जितिन प्रसाद, इन सबकी पुरानी दोस्ती रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। सचिन पायलट लगातार विरोध की आवाज बुलंद करते रहे हैं। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी राजस्थान में, याद करिए। और अब देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा रहे जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोल रहे हैं, आज सुनिए। छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और
राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है। उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुश नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत है। जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी, खुद योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर आज लिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। योगी जी कह रहे हैं जितिन के आने से यूपी में पार्टी मजबूत होगी। जितिन प्रसाद के आने से यूपी चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जितिन को पार्टी में शामिल क्यों किया है बीजेपी ने, इसका जवाब है जितिन प्रसाद का कद। आपको बताते हैं जितिन प्रसाद कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों उनका यूपी में बीजेपी में जाना अहम है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। सोचिए जरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अगर एक और राहुल का करीबी बीजेपी में जाता है, क्या संदेश जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, वहीं से अपनी राजनीति काफी समय तक की, यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। 2001 में इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव बने थे जितिन प्रसाद। कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे, 2 बार मंत्री बने थे। 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। शाहजहांपुर से सांसद बने थे। 2009 में धौरहरा से दूसरी बार सांसद बने और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। यूपीए 1 में, यूपीए 2 में 2008 से और 14 तक मंत्री रहे। यूपी में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। यूपी में ब्राह्मणों के लिए अक्सर अभियान भी चलाया है। हाल के वर्षों में काफी मुखर रहे जितिन प्रसाद। ब्राह्मण चेतना परिषद की स्थापना भी की थी। जितिन के पिता, याद करिए, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। और जितिन के दादा ज्योति प्रसाद भी कांग्रेस में काम कर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। दरअसल यूपी के चुनाव में ब्राह्मण वोट इस बार काफी अहम माना जा रहा है। कई सीटों पर ब्राह्मण वोट जीत और हार का अंतर बन जाते हैं। यूपी में अगर जातीय समीकरण की बात करें, जल्दी से वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अब चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाला है। दलित यूपी में 21% है, मुसलमान 19% है, ब्राह्मण जो कि जितिन प्रसाद हैं 10% है। 10% बहुत अहम ब्राह्मण वोट यूपी में इस बार, जिस पर सबकी नजर रहेगी, इसीलिए जितिन प्रसाद अहम माने जा रहे हैं। कुशवाहा वोट 14% है, यादव 8% है, लोधी 7% है और ठाकुर 7% है। तो ये जातिगत आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी जितिन प्रसाद को ब्राह्मण वोट साधने में इस्तेमाल कर सकती है। और आंकड़ों की बात करें, जल्दी से यह भी दिखा देता हूं आपको। बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2014 में 72% ब्राह्मण वोट मिले थे। 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 72%। लोकसभा चुनाव 2019 में 82% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था। और विधानसभा चुनाव 2017 यानी पिछले असेंबली इलेक्शन में 80% वोट ब्राह्मणों का बीजेपी को मिला था। हालांकि जितिन प्रसाद पहले ऐसे कांग्रेस के नेता या फिर राहुल के बेहद करीबी खास नेता नहीं है जो बीजेपी में शामिल हुए। एक तस्वीर भी दिखाता हूं आपको, भी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। पिछले साल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तस्वीरें देखिए। आपको पता ही होगा, सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई थी। वो तस्वीर देखिए 11 मार्च 2020 की, जब जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल कराया था। और आज 9 जून 2021 जितिन प्रसाद, जिन्हें पीयूष गोयल बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। ये 2 बड़े झटके कांग्रेस को लगे हैं एक साल के अंतराल में। एक तरफ जहां राहुल के 2 खास कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए, 2 और करीबी कांग्रेस के 2 और करीबी नेता हैं कांग्रेस के आला कमान से जो नाराज चल रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, इतने नाराज थे ये तो कि याद करिए गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में आ गए थे अपने साथी विधायकों के साथ। पूरी बगावत हो गई थी और राजस्थान की सरकार बड़ी मुश्किल से बच पाई थी।
और दूसरे हैं मिलिंद देवड़ा, वो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दोनों को लेकर बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। राजस्थान में आपको याद करिए, सचिन पायलट की वजह से कितना घमासान हुआ था और अब भी चल रहा है। सचिन पायलट पिछले साल पार्टी छोड़ने की बात कर चुके थे, लेकिन आलाकमान के काफी मनाने के बाद वो वापस आ गए थे। उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में कुछ वादे किए गए थे, साथ ही एक कमेटी बनाई गई थी। कहा गया था हर तरह की समस्या आने पर यह कमेटी उसका समाधान निकालेगी। अब सचिन पायलट उस कमेटी से नाराज चल रहे हैं। सचिन पायलट का ताजा आरोप है कि 9 महीने बीत गए कमेटी बने हुए, लेकिन उस कमेटी ने उनकी शिकायतों का निपटारा नहीं किया, जिससे वो बेहद दुखी हैं। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं सचिन पायलट। सुलह के मौके पर आलाकमान की तरफ से जो वादे किए गए थे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होना दुखद है। जब दिल्ली में समझौता हुआ था तो कहा गया था कि कमेटी बनाकर जो भी समस्याएं आएंगी उसे तुरंत निपटाया जाएगा, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। इधर जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर राहुल के करीबी और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा का भी बयान आ गया है। मिलिंद के बारे में भी अक्सर अटकलें लगती हैं कि वो भी पार्टी से नाराज है, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मिलिंद ने ट्विटर पर लिखा, मुझे यकीन है कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को फिर से स्थापित कर सकती है और करेगी। हमारे पास अब भी कई मजबूत नेता हैं जो नतीजे दे सकते हैं, बशर्ते उन्हें अगर ताकत दी गई और उनका सही इस्तेमाल किया गया। अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाती, मतलब वो कह रहे हैं मैं चाहता अगर मेरी चलती, तो मेरे कई मित्र, साथी और महत्वपूर्ण सहयोगी हमें छोड़कर नहीं जाते। एक तरह से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी पर सवाल भी उठा दिए और यह भी कह दिया कि नहीं, कांग्रेस में ही रहूंगा। ये मिलिंद देवड़ा, जिनके बारे में जैसा मैंने बताया, इनके बारे में भी अक्सर अटकलें लगती रहती थी। तो अब आज राष्ट्र की बात में सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सीधा सवाल है, राहुल के जितिन मोदी के साथ क्यों गए? क्योंकि राहुल के इतने करीबी थे, पूर्व मंत्री थे, क्यों बीजेपी में गए? और दूसरा, क्या ब्राह्मण कार्ड से यूपी जीत पाएगी बीजेपी? राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करेंगे। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी आ रही है मेरे साथ राष्ट्र की बात में। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जूही सिंह आ गई हैं। आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और शरद प्रधान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास नजर रखते हैं शरद प्रधान। सभी का स्वागत। लेकिन आशुतोष, आपसे शुरू करूंगा। आशुतोष, कांग्रेस में क्या हो रहा है ये? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बारे में हुआ, हमने सोचा चलो हो गया, लेकिन अब तो ये एक्सोडस रुक ही नहीं रहा है। आशुतोष, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये होने वाला है जितिन प्रसाद? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यह डैमेज कंट्रोल है। डैमेज कंट्रोल इस लिहाज से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितनी मजबूत एक जमाने में हुआ करती थी। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चा इस बात को लेकर यह है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जो उत्तर प्रदेश में है उससे बहुत नाराज है। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा अलग थलग महसूस करती है। जो लोग उत्तर प्रदेश को में रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में एक लंबी लड़ाई, एक अघोषित संघर्ष हमेशा चलता रहता सत्ता के लिए। तो जब वहां पे पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ की एक छवि बन गई है, वो कितनी सही है कितनी गलत हो एक अलग सवाल है, लेकिन उनकी छवि इस बात को लेकर यह है कि दरअसल उनके समय में ठाकुरवाद बहुत मजबूत, ठाकुर राज आ गया, ठाकुर राज। हाँ। मैं ठाकुर राज नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं ठाकुरवाद बहुत मजबूत है। और उसकी वजह से ब्राह्मण अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहे हैं। सत्ता के दो बहुत ही मजबूत केंद्र है, ब्राह्मण और ठाकुर। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि वो एक इस तरीके का ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स क्रिएट करें राज्य के अंदर कि देखो ब्राह्मण भी हमारे तरफ आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कमजोर हो गई होती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अलोकप्रिय हो गए होते और मोदी ब्रांड अगर नहीं चल रहा होता, तो ये नेता क्यों उनके पास आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से जितिन प्रसाद के आने का प्रचार किया गया है, उसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जितिन प्रसाद को भले ही भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े नेता के तौर पर पेश कर रही हो, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए, पार्टी में शामिल करने के लिए ना तो योगी आदित्यनाथ सामने आए, ना ही पार्टी के अध्यक्ष आए,
बल्कि पीयूष गोयल जी थे। और पिछली बार याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल कराने के लिए जेपी नड्डा आए थे। तीसरी बात, जितिन प्रसाद लगातार 3 चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं, 2014, 2017, 2019। 2014-2019 के लोकसभा के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो चुकी है और विधानसभा के चुनाव में तिलहर से वो 5000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। तो ऐसे में कितना वोट वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर आएंगे और कितने बड़े एसेट साबित होंगे, ये देखने वाली बात थी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत है नहीं। हर आदमी जानता है जितिन प्रसाद रहते और ना रहते तो भी कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करती, इसमें संदेह और शक मुझे पूरी तरीके से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस को नुकसान हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा अपराजिता सारंगी होने वाला है नहीं। आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं अपराजिता सारंगी। जितिन प्रसाद चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं। 2004 में और 9 में जीते थे, उसके बाद क्या जीते बताइए? लोकसभा 2 बार हार गए, विधानसभा तक हार गए, डिपॉजिट उनका जब्त हो रहा है। तो ऐसे में उनको लाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कद्दावर नेता बताया जा रहा है उनको, कद्दावर नेता है जितिन प्रसाद यूपी के। आप सबको मेरा नमस्कार। जो जीता वही सिकंदर। जितिन प्रसाद जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सब तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हमारा संबंध व्यक्तियों से होता है। ऐसा नहीं है कि किसने कितनी बार जीत का रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आए हैं। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आज के संदर्भ में इसके विषय में बातचीत करना सही नहीं होगा। मैं आपको कह दूं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 2 तरह के कारण होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर हम अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, जहां तक जितिन प्रसाद जी का आने का सवाल है, मैं आपको सबको बता दूं कि उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है उस पर हमें गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है कि हमने बहुत विचार किए, मंथन किए और बहुत सोच के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मैं दशकों से जुड़ा हुआ हूं भारतीय जनता कांग्रेस के साथ, लेकिन आज मैंने ये निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी एक संस्थागत दल है। उनका ट्वीट है, मैं पढ़ रही हूं, और बाकी जितनी पार्टियां हैं वहां व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है या वह क्षेत्र तक सीमित रहता है, यह उनका वक्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आकर्षित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो राजनीति है, विकास केंद्रित राजनीति, उससे वो आकृष्ट हुए हैं। ओके। भारतीय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ आकर्षित होकर आए हैं। ओके। और जहां तक पुश फैक्टर का सवाल है, मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है। देखिए, मैं भी बीजेपी कर्मी हूं। मुझे एक कन्विंसिंग नेता चाहिए, मुझे एक मॉडल चाहिए, मुझे एक आदर्श चाहिए। मैंने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ा। 24 साल के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2018 में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह विचारधारा आधारित पार्टी है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है और एकात्म मानववाद की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ओके, पार्टी की खासियत और पार्टी के नेता की खासियत होनी चाहिए, तभी हम आएंगे। ठीक है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वहां पर नेता ही नहीं है, नेतृत्व ही नहीं है। पुश और पुल आपने दोनों बता दिया, लेकिन ये तो बताइए आपकी पार्टी में ला क्या रहे हैं वो? मेरा सवाल ये है, आपकी पार्टी में आने से आपको फायदा क्या होने वाला है? उनको उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव वो जीत नहीं पाते हैं, उनके आने से होगा क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वहां निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगे। आदरणीय योगी जी हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उनका कद बड़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल इलेक्शन जब हुआ था तो उन्हें चार्ज दिया गया था, आप ये इस बात को न भूलें। और उन्हीं के नेतृत्व में बहुत बुरी हारी थी कांग्रेस वहां पर, यह भी याद रखिए। किस लिए हारी? आप ये याद रखें कि उन्होंने बार बार कहा था कि इतनी देरी हो गई, इतना डिले हुआ, इतना विलंब हुआ, आप लिस्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये उनका वक्तव्य था जो मैं आपके समक्ष उपस्थापित कर रही हूं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प होता है, ये बड़ा दिलचस्प होता है, ये बड़ा दिलचस्प होता है जब भी कोई एक नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाता है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है भाई। और मैं बताता हूं क्यों आता है। आशुतोष और शरद प्रधान मुझसे सहमत होंगे, और मुझे पता है जूही जी, आलोक शर्मा और अपराजिता जी आप भी सहमत होंगी।
होता ही है, जिस पार्टी में पहले थे जो उसका बचाव करती थी वो बोलती है नहीं इनके जाने से कुछ नहीं होने वाला है, छोटे मोटे नेता थे। और जिस पार्टी में जाते हैं जो पहले उनका विरोध करती थी वो कहती है अरे इनके आने से हमारी पार्टी बहुत मजबूत होने वाली है। कद्दावर नेता है, कैसे यू टर्न मारते हैं जिन दल से नेता जाते हैं वो और जिन दल में जाते हैं वो। इसीलिए अपराजिता जी देखिए आपको भी मुश्किल हो रही है इस सवाल का जवाब देने में। मैंने पूछा इससे होगा क्या, क्या लाएंगे ये आपके लिए उत्तर प्रदेश में, आपका क्या करेंगे? हमें उन पर आस्था है। हाँ, निश्चित तौर पर जब वो आएंगे हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और उनके जो गुण हैं उनमें जो अच्छी बातें हैं निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में कामयाब होंगी। मुझे लगता है कि इस पर हमें पूरा भरोसा है। ओके, आलोक शर्मा ये क्या हो रहा है? सारे के सारे आपके जो राहुल गांधी के करीबी नेता हैं वो नाराज हैं। G23 तो चलिए वो तो एक अलग मसला है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ये सारे के सारे प्रॉमिसिंग नेता, यंग नेता, युवा नेता जो भविष्य बताए जा रहे थे, कांग्रेस को आगे ले जाएंगे नई सोच के साथ, ऐसा क्या हो गया आलोक जी? एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं, सब नाराज। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि पूरी तरह से अति महत्वाकांक्षा एक मूल कारण है। आप इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। सोनिया जी के खिलाफ इनके पिताजी चुनाव लड़े, जबकि सोनिया जी ने बड़ा दिल रखते हुए उनको अपने यहाँ पर उपाध्यक्ष भी बनाया। वो हार गए, कोई बात नहीं, क्या लोकतंत्र में रहता है। एक व्यक्ति 30 साल की आयु में सांसद बन जाता है और 34 साल की आयु में, 33.5 साल की आयु में केंद्र में मंत्री बन जाता है और उसके बाद वो 6 वर्षों तक मंत्री भी रहता है। उसके बाद वो CWC मेंबर तक पहुंच जाता है छोटी सी आयु में। तो मुझे लगता है उसके बाद पार्टी और क्या दे सकती है। आज तो समय पार्टी को वापस देने का था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से 2004 से लेकर और 14 तक पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन 14 में आप हारे, फिर उसके बाद विधानसभा हारे, फिर आप 2 लोकसभा हारे, फिर पार्टी खराब हो गई। आज पार्टी जो है वो असली मामलों से भटक गई और आज वो इंस्टीट्यूशनल पार्टी नहीं रही। आज वो नया भारत बनाएंगे मोदी जी के साथ बेरोजगारी बढ़ाते हुए और गरीबी को बढ़ाते हुए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज अति महत्वाकांक्षा और खास तौर पर ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के जो लोग आए थे वो कहीं ना कहीं उन्हीं को ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरी उम्र लगभग 48 वर्ष हो जाएगी और 2-3 महीनों के बाद मुझे लगता है कि मुझे आज तक क्या मिला और पार्टी के लिए क्या काम किया, आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहे। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बीजेपी में मिल क्या जाएगा उनको? आलोक शर्मा, आपने सब कुछ दिया, बीजेपी क्या दे देगी? कोई मुख्यमंत्री तो बना नहीं देगी उन्हें, फिर क्यों गए? बीजेपी उनको ना मुंह पे पट्टी बांध के कमरे के कोने में बैठा देगी, यहाँ बैठे रहो चुपचाप। आपका यूज केवल इतना था कि ब्राह्मणों की हमारी हालत खराब हो रही थी उत्तर प्रदेश में, आप आ गए, एक मैसेज देना था हमें, इसके आगे कुछ नहीं। तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है जितिन प्रसाद को कि मेरे साथ ये होने वाला है? देखिए क्या होता है, कई बार जो है वो व्यक्ति गहराई में दूर की दृष्टि से सोच नहीं पाता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जगदम्बिका पाल जी भी गए थे, कहाँ है आज वो? कहीं पर दिखाई देते हैं? आज दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक एंटी ब्राह्मण की छवि बीजेपी की पूरी तरह से बनी थी, तमाम एनकाउंटर्स हुए और तमाम ब्राह्मण परिवारों को पूरी तरह से जिन तरह से हत्याओं की घटना हुई, उसी के एवज में जितिन प्रसाद जी ने एक संस्था बनाकर उसमें काम भी किया, जिलेवार तमाम लोगों को खड़ा भी किया। तो मुझे लगता है बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि ब्राह्मणों में हमारी नेगेटिव छवि चली गई, और मानक जी आपने तो शुरू में ही बताया भी कि कितने % लोगों ने, ब्राह्मणों ने वोट दिया। और बीजेपी का हमेशा से है कि केवल वोट लेना जानते हैं, किसी को वापस देना कुछ नहीं जानते हैं लोग। तो ब्राह्मण आज कहीं ऐसा तो नहीं जितिन प्रसाद को कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है? उन्हें लगता है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा भी तो भी नहीं जीत पाऊंगा, कम से कम बीजेपी में जाऊंगा, टिकट मिलेगा, हो सकता है एमएलए बन जाऊं, फिर मंत्री भी बन जाऊं। देखिए मुझे लगता है ये सब चीजें तो उनको पहले ही मिल चुकी। जो व्यक्ति 30 साल की आयु में सांसद बन गया हो 2 बार, और मुझे लगता है केंद्र में जो व्यक्ति मंत्री रह गया हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD रह गया हो, मुझे तो नहीं याद आज तक कभी कोई जितिन प्रसाद जी ने HRD मिनिस्ट्री में रहते हुए कोई ऐसा काम किया हो जिसको आज हम शरद प्रधान साहब के साथ मिलकर उसकी चर्चा कर सकें। और सारंगी जी ने तो एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे भी याद दिला दिया कि अभी वो बंगाल के इंचार्ज थे, तो अपराजिता बहन ने बताया कि वो वहां पर इंचार्ज थे और उनको लिस्ट नहीं मिली। अरे भाई, प्रभारी तो लिस्ट देता है, प्रभारी तो 94 सीटों में से 10-5 कहीं तो कुछ जिता के लेके आता। जितिन प्रसाद जी कितनी बार वेस्ट बंगाल गए थे मुझे पता है, मैं वो पत्ते नहीं खोलना चाहता। अच्छा ठीक है, लेकिन आलोक जी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा था आप जितिन प्रसाद तो ठीक है, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, मैं कह रहा हूं सारे के सारे कांग्रेस में जो युवा प्रॉमिसिंग नेता थे, राहुल गांधी के करीबी, एकदम पक्के दोस्त और साथी,
संसद में भी और बाहर भी, क्यों सब के सब नाराज हो गए? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आपने देखा ही पूरी तरह से, किस तरह से वहां पर क्या हुआ, किस तरह से पैसे का खेल हुआ और किस तरह से उनको क्या प्रॉमिस किया गया। ज्योतिरादित्य शायद वहां मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अब बन गए होंगे जरूर। हमने तो उनको छोटी सी आयु में, उनका भी योगदान रहा पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी, उनके पिताजी का भी रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज वो चले गए तो बहुत बुरे इंसान हो गए और ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं कहूंगा। ये बीजेपी काम करती है। बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ कोई आता है तो वॉशिंग पाउडर में पूरी तरह से वॉशिंग मशीन में धुल के आता है, उससे सुविंदु अधिकारी। अच्छा, आपने पता है आलोक जी, मुझे एक बयान याद दिला दिया जिस पर बाद में कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। एक शायद कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैक बेंचर बन गए, मेरे साथ रहते मैं उनको सीएम बना देता। क्या आप यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि पछताएंगे नेता बाहर जाके? देखिए, मुझे लग रहा है, मेरे पास तो जो अंदरूनी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पूरी तरह से पछता रहे हैं। हमारे भी आंतरिक सूत्र बता रहे हैं। उनकी वहां पर जिस तरह से नरेंद्र तोमर और तमाम लोगों से चल रही है आपस में खटपट, उनकी फोटो तक नहीं लगाते हैं। अब महाराज बैग लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ महाराज थे, राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, उनके यहाँ डायरेक्ट एंट्री थी। आप मोदी जी से मिल लीजिए ना, अमित शाह जी से मिल लीजिए। और जितिन प्रसाद जी को तो आज कोई लेने भी नहीं आया, तो कल ही पता चल जाएगा, कल शाम तक जितिन प्रसाद जी को, कि मैं कहां आ गया और कितनी बड़ी गलती हो गई। पर यूपी में क्या करेंगे अब आप? यूपी में आपके पास चेहरे ही नहीं बचे, बताइए क्या करेंगे? जितिन प्रसाद कम से कम आपका एक यूपी में चेहरा तो थे, वो है ही नहीं अब। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें मैं आशुतोष भाई की बात से भी सहमत हूं कि हमारे पास कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह की मेहनत होनी चाहिए थी उस तरह की मेहनत नहीं हुई है। वो बात मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कहना कि जितिन प्रसाद रहते तो क्या क्या हो जाता, मुझे लगता है कि वो अतिशयोक्ति होगी। कांग्रेस आज भी एक संस्था है और कांग्रेस का हर गांव में एक वोट बैंक है अपना। लेकिन अब जो मुझे जितिन प्रसाद जी ने आज कहे, और मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला था, तो आज के वक्तव्य में उसमें तो जमीन आसमान का अंतर था। वो कह रहे हैं कि आज राष्ट्रहित सर्वोपरि हो गया। थोड़े दिन पहले तक कांग्रेस में थे तो क्या उनका राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं था? मुझे लगता है कि आज आपकी महत्वाकांक्षा है, आप कहिए कि मुझे बीजेपी में जाना, सांसद बनाएंगे और मंत्री बनूंगा, इनकी सरकार बनाने में मदद करूंगा मैं, तो आप सीधी सीधी बात कहिए ना। राष्ट्रहित, यहाँ तो आप राष्ट्र विरोधी थे, इसका मतलब कांग्रेस में थे जब तक तो आप देशद्रोही थे। अब आप वहां चले गए तो आप देशभक्त हो गए। नहीं, आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था। अब आप कह रहे हैं मैं नया भारत बनाऊंगा। अरे भाई, नया भारत बेरोजगारी से बनेगा क्या? अच्छा, उन्होंने ये कहा था। ओके, जूही सिंह, गरीबी रेखा से नीचे ले जाकर बनेगा क्या? कैसे बनेगा? मतलब सरसों का तेल 250 रुपए किलो बिकेगा तभी नया भारत बनेगा? क्या अजीब अजीब बातें। अच्छा, उन्होंने महत्वाकांक्षा है, आप जाइए, आपकी शुभकामनाएं। ओके, ऑलराइट। जूही सिंह, ये कहा था इन्होंने, जितिन प्रसाद ने, पार्टी ज्वाइन करते हुए कि आज एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है और वह है भारतीय जनता पार्टी, और एक ही नेता है राष्ट्र हित में काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी। बाकी बोले या तो क्षेत्रीय दल हैं जिनमें आपकी पार्टी की तरफ इशारा था, या फिर ऐसी पार्टियां हैं जो एक व्यक्ति के आसपास घूमती हैं। वो शायद कांग्रेस को कह रहे थे, बीएसपी को कह रहे थे, या शायद आपकी पार्टी को भी कह रहे थे। आपका क्या कहना है जूही जी? माना जी, बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन है। मैं अपने आप को जातीय राजनीति में बहुत कमजोर मानती हूँ, इसका मुझे नुकसान भी होता है। और सच बताऊं, जितिन प्रसाद से मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे 2019 में ही पता लगा कि वो ब्राह्मण है। मैं सोचती थी कि एक युवा, पढ़े लिखे, आधुनिक चेहरे हैं जो मंत्री रह चुके हैं, बहुत बदलाव लाएंगे। तो अब आज ब्राह्मण बनकर ही अपनी पहचान बनानी है, तो मुझे लगता है कि ये उनको बेहतर पता होगा। बाकी ये भी बात सही है कि जिसका इतना बड़ा इतिहास रहा हो, कई चुनाव वो हार चुके हैं मंत्री बनने के पश्चात, मतलब है कि उनकी फैमिली का भी बैकिंग रहा होगा, धीरे धीरे वो मास बेस इरोड हुआ होगा, और उनका एक इतिहास रहा है कांग्रेस के बाद। इतने इतिहास के बाद यदि कांग्रेस छोड़कर एक कंप्लीटली डिफरेंट विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को वो इतने सहज तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व, उनकी मानसिकता और उनकी वफादारी पे तो एक प्रश्न चिन्ह है ही, और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा खुलकर खेल रही है। साथ ही यह भी दिखाई दे रहा है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व, उसके पास जो इतने लोग रहते हैं, उसको रोकना चाहता है तो रोक जरूर सकता है। उसकी भी एक विशिष्टता होती है नेता की। हमें कोई कठिनाई नहीं है, हमें कोई क्षेत्रीय पार्टी कहे या लोकल पार्टी कहे, लेकिन इतनी राजनीति की समझ मुझे है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनको रोकना चाहता था तो रोक सकता था। और जितिन प्रसाद क्यों गए हैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, ये उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वो किसका काम कराना चाहते हैं, उन्होंने खुद ही कहा। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं आप ये कह रही हैं कांग्रेस के आला कमान ने उनको रोका नहीं?
मानक जी अगर इतने क्लोज थे जैसा कि आलोक शर्मा जी कह रहे हैं और जैसा उनका इतिहास दिखा रहा है, क्योंकि मास बेस तो उनका कुछ बचा नहीं, वो तो उनके बाबा परदादा की वजह से वो 2 इलेक्शन जीते, उसके बाद से लगातार वो हार रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व के बहुत ही करीब है, तो क्या कांग्रेस नेतृत्व उनको रोकना नहीं चाहता था या रोक नहीं सकता था? अगर मैं किसी को रोकना चाहूं, मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं और अपने किसी कार्यकर्ता को रोकना चाहती हूं जो मेरे करीब है, तो मैं रोक जरूर लूंगी। और वो कार्यकर्ता अगर कहीं अदम्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत जाना चाहे तो नहीं भी रोकूंगी। तो प्रश्न कांग्रेस के अंदरूनी है। वो ठीक है, लेकिन जी जैसे मैंने आलोक जी से कहा ना, ये भी तो हो सकता है कि जितिन प्रसाद को आने वाले चुनाव में जो राजनीतिक हवा बहने वाली है उसका एहसास हो रहा हो कि बीजेपी में जाऊंगा, तो हो सकता है बीजेपी की सरकार उनको आती हुई दिख रही हो 2022 में, उनको ये लग रहा हो कि एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, रूलिंग पार्टी में आ जाऊंगा, काम कर पाऊंगा, अपना काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा मैं काम नहीं करवा पा रहा था, तो अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग विपक्ष में रहना कठिन है और भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ तो और भी कठिन है। लेकिन काम जिसको करवाना होता है और जेन्युइन काम करवाना होता है वो करवा ही लेता है। तो या तो बिल्कुल अकर्मण्य है वो, अरे वो सीधी सीधी, अरे जूही जी वो सीधी सीधी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, बाकायदा ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई उन्होंने, 10% ब्राह्मण है, कब तक बचिएगा? ये इशू है 70-80% ब्राह्मण हमेशा बीजेपी को वोट देता आया है। अगर इस बार भी चला गया उतना परसेंट वोट बीजेपी को ब्राह्मणों का, तो फिर 2022 में सोचिए जरा क्या होगा। मानक जी जब पहले उनको वोट मिल ही रहा था और इतना मतलब पढ़ लिख कर इतना आधुनिक मॉडर्न बनकर उनको केवल एक पहचान बच जाती है कि मैं ब्राह्मण हूं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे ले, तो फिर उनका ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, क्योंकि युवा पीढ़ी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और अगर यही सोचकर वो जा रहे हैं और ब्राह्मण चेतना मंच भी, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, यही सोचकर वो ब्राह्मण चेतना मंच बनाए और ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश की, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अरे कमाल है, आपकी पार्टी भी तो यादवों की राजनीति करती है, MY कॉम्बिनेशन। आप बताइए जितिन प्रसाद ने क्या गलत कर दिया फिर? मानक जी मैं कहता नहीं हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं। यह कहने को है कि यादव हमारे जरूर बहुत ही लॉयल रहे हैं, मुसलमान भी हमको मानते हैं, ठाकुर भी मानते हैं, ब्राह्मणों का वोट भी हमें मिलता है। हाँ। भूमिहार, बैकवर्ड, पासी कौन हमारे साथ नहीं था, तभी तो हमने इतनी सरकारें बनाई। और उत्तर प्रदेश में 2012 में शहरों में भी हम चुनाव जीते। तो अगर उसके बाद मतलब हर आदमी की एक पहचान होती है। तो आज जितिन प्रसाद अपनी पढ़ाई लिखाई को ढक्कन कर दे, सब कुछ अपना किया, जो कांग्रेस से उनका इतिहास रहा है या व्यक्तिगत रिश्ते हैं उसका कोई मायने नहीं है। वो एक ब्राह्मण है, एक इंडिविजुअल जिसको ब्राह्मण भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्राह्मण भी अपनी वफादारी सोच कर देता है और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें दिया। अगर न्याय है वो किसी और को चुनेंगे, लेकिन देखने की जरूरत है। ओके शरद जी जरा बताइए, कुछ इससे फर्क पड़ेगा? बीजेपी कुछ मजबूत होगी जितिन के आने से? बड़ा इंतजार करवाया आपने, लेकिन हाँ मेरा मानना यह है जितिन के बारे में कि जब जितिन के कांग्रेस में रहते हुए जितिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाए, तो न तो कांग्रेस का फायदा हुआ, तो बीजेपी को क्या भला हो जाएगा ये भगवान जाने। अब बीजेपी को इसलिए लगता है कि ये सिंबॉलिक है कि ब्राह्मण को ला रहे हैं। तो जिन्होंने जूही सिंह ने बात कही, मैं यही बात को दोहराना चाहूंगा कि मैं खुद इनके पिताजी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था और उनसे बहुत इंटरैक्ट किया, तो मुझे खुद शुरू में नहीं पता था कि ये ब्राह्मण है। तो ये सोचना उनको, जबकि वो बहुत बड़े नेता थे, जितिन तो उनके कहीं आसपास नहीं है, उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए। हाँ। मौका बहुत मिला इन्हें और इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कभी कोई वैल्यू ऐड नहीं करी कांग्रेस में, जो ये कर सकते थे। कभी ये दिखते नहीं थे फील्ड में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस के रहते हुए जब कांग्रेस में कुछ भला नहीं हुआ तो जाकर के नुकसान क्या हो जाएगा, और बीजेपी में जाकर के बीजेपी का क्या भला कर देंगे, मुझे नहीं लगता है। पर इन्होंने कुछ रीइन्वेंट तो किया है अपने आप को। हाल के सालों में आपने देखा होगा ब्राह्मण चेतना परिषद बनाना खुलेआम, और उनके खिलाफ मतलब उनके पक्ष में, ब्राह्मणों के पक्ष में आवाज उठाना। नहीं भाई, बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? कुछ उससे हासिल कर पाए? हासिल कभी नहीं कर पाए कुछ भी। ये देखिए जो लोग पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम, अच्छा दूसरा क्या है, एक अंग्रेजी में कहावत है, वाइज मैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, फूल्स फ्रॉम देयर ओन। तो वाइज मैन अगर जो होते हैं तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक्सपीरियंस से सुधर जाते भाई। उन्होंने देख लिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़े जोर शोर के साथ गए थे और उनको तो पार्टी लीडरशिप ने
स्वागत किया था, इनको तो वो भी नहीं मिला। और आज नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शरद जी, रखिए, लेकिन मुझे क्योंकि आशुतोष भी कह रहे थे, मुझे इसमें दोनों में थोड़ा फर्क दिखाई, थोड़ा नहीं बहुत फर्क दिखाई देता है भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ भी कहिए, एक मास बेस है, वो अपना चुनाव भी जीतते हैं और 15, 20, 25 विधायक उनके जीत के आते हैं हमेशा मध्य प्रदेश में। देखिए जबकि इनका क्या है, ये तो अपना सीट भी हार रहे हैं। नहीं, ये भी इनहेरिटेंस है और वो भी इनहेरिटेंस है। इन लोग की अपनी लीडरशिप नहीं कभी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इनके कंपैरिजन में वो इनसे बेटर नहीं था डेफिनेटली। लेकिन जब उनका कुछ नहीं हो पाया तो मुझे नहीं समझ में आता कि बीजेपी क्या है। क्या हाँ, ये सिंबॉलिक है, ये दिखाना चाह रही होगी बीजेपी कि भाई हमारे पास हाँ ब्राह्मण सपोर्ट है। और स्पेशली यूपी में जब बहुत ज्यादा माहौल प्रो ठाकुर हो गया है, एंटी ब्राह्मण हो गया है, एक धारणा यही बन गई है। नहीं शरद जी, लेकिन बार बार आलोक जी भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या सोचकर, क्या एक्सपेक्ट करके बीजेपी में गए थे? उनको पता था वो सीएम तो अभी बनने वाले हैं नहीं भाई। देखिए, लेकिन कांग्रेस में बताया जाता है उनको राज्यसभा भी दिया नहीं जा रहा था, वहां जाके उनको राज्यसभा तो मिला, वो तो इतने और रूलिंग पार्टी में भी आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनकी एज उनकी तरफ थी, वो जरूरी नहीं था कि इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते कि बस मुझे आज ही में इम्पेशेंट हो गए। वो अगर वो थोड़ा वेट करते तो शर्तिया वो वहां के चीफ मिनिस्टर भी बनते कांग्रेस के सरकार के साथ। लेकिन ये जो लालच होता है ना, लालच बड़ी बुरी भला है और उस चक्कर में ये कर देता। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताएं, पर सारे कैसे लालची हो सकते हैं? शरद जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, सारे कैसे लालची हो सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लालची हैं? क्या जितिन प्रसाद भी लालची हैं? मिलिंद देवड़ा भी जो बार बार आवाज उठाते हैं वो भी लालची है? सुनिए ना एक सेकंड। अच्छा, इसके अलावा सचिन पायलट भी लालची हैं, सचिन पायलट भी लालची हैं, चारों नेता। भाई नहीं, हम बोलने दीजिए जरा, मुझे मैंने बात कंप्लीट कर दी है, बड़ी देर इंतजार किया है। मेरा ये मानना है, साथ ही साथ कांग्रेस की जो स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी तो डेड हो चुकी है, उसको फर्दर नुकसान होने का कोई स्कोप नहीं है। मतलब ये सोचना कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, बड़े कद्दावर नेता थे, ये दोनों बातें गलत हैं। कांग्रेस को झटका लगने के लिए कुछ आदमी खड़ा रहना चाहिए ना, तब झटका लगता है। जब कांग्रेस ऑलरेडी डेड हो चुकी है तो वहां पे क्या झटका लगेगा? और प्रॉब्लम ये बात सही है आपकी कि प्रॉब्लम ये भी है कि कांग्रेस इतनी डोरमेंट पार्टी हो गई कि वहां किसी के लिए भी फॉर व्हाटएवर रीजन फैमिली ने दुर्भाग्यवश पार्टी को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। इसकी वजह से भी लोग जा रहे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हटाओ यहां अब तो कुछ नहीं होना है, बाहर जाएं। इसके लिए कांग्रेस को भी फिर से विचार करना पड़ेगा, अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, जिससे इस तरह के लोग बड़ी आसानी से लालच में ना बहक जाएं। लालच तो होता है, देखिए सिंपल सी बात है, जितने भी गए सब लालच में गए, मिला किसी को अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं। लेकिन लालच में दिक्कत क्या है? एक सेकंड शरद जी रखिए, शरद जी देखिए, फिर मेरी आपसे असहमति है भाई। एक राजनेता जो 30, 35, 40 साल के हैं, अगर ये लालच में जाते भी हैं, महत्वाकांक्षा में जाते भी हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? हर कोई चाहता है वो एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, रूलिंग पार्टी में रहे, जनता की सेवा कर, जैसे वो उनके शब्दों में जनता की सेवा करे, तो इसमें गलत क्या है? पॉलिटिक्स में आदमी आता है इसीलिए। बट बड़ी बेशर्मी चाहिए, आग की शर्म पूरी नहीं चाहिए जब आदमी ये बोलता है, जो आदमी बरसों तक जो है दूसरी पार्टी को बुरा भला कहता रहा है, सडनली ओवरनाइट कि साहब देश को आगे ले चलने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, यही पार्टी देश के बारे में सोच रही है। एकदम से ये जो कायाकल्प होता है ओवरनाइट, इससे बड़ा ओरछापन लगता है। मतलब कोई भी आदमी जो है इतना गिर जाए कि कल तक तो आप गाली दे रहे थे, तो आप कम से कम ये तो मत बोलिए। तो मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे? मुझे सही बात है कि अभी तक क्या देशद्रोह कर रहे थे? एब्सोल्युटली। तो ये चीजें जो है दोनों तरफ ये दिखलाते हैं, और ये बड़ी ये जाहिर करता है कि कितनी गिर गई है पॉलिटिक्स इस देश की, और नेता जरा से टुकड़ों के लिए जो है परेशान होते हैं। और कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी को दफनाए दे रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई चेस जो है कान में जो नहीं रहे। आशुतोष, अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तो दोनों को कंडेम कर रहा हूँ। ओके आशु, मैं ये सोच रहा हूँ वो मुकाबला कैसा होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज ऐसा लगता है बीजेपी ने एक तरह से चुनावी बिगुल बजा दिया यूपी का। जितिन प्रसाद आ गए, अब आने वाले दिनों में देखिए और 5, 7, 10 बड़े चेहरे एक एक करके हर पार्टी से बीजेपी में आएंगे, जैसा बंगाल में हुआ था। बिगुल आज बच चुका है। सही कह रहा हूँ आशु? क्या हासिल कर लिया देखिए बंगाल में? क्या मानक दो चीजें हैं। मैं शरद भाई ने जो बात की उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ूंगा उसमें से। जो आपने सवाल पूछा ना, सवाल इस बात को लेकर है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे फिर वो जितिन प्रसाद हो, या मुरली देवड़ा या मिलिंद देवड़ा हो,
इन सबों को तस्तरी में परोस के सांसदी मिली है। एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। अगर इनको संघर्ष करना पड़ता तो शायद इनको राजनीति की और जो मिला उसकी औकात या उसकी समझ, उसका वेटेज। लेकिन इन लोगों का यह मानना है कि इनको यह सब अपने पिता की वजह से विरासत में मिला। ये इसके लिए शायद पार्टी को धन्यवाद नहीं देते हैं, इसके लिए ये कहते हैं ये हमारा हक है। बट मानक इनको फिर मुगालता ये हो जाता है, इनको ये मुगालता हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया। अगर आप इतने बड़े नेता थे तो 2014-2019 में आपकी जमानत क्यों जब्त हो गई? 1,32,000 वोट इनको मिले 2019 के विधान लोकसभा के चुनाव में, और 2014 में जमानत जब्त हो गई। इतने बड़े अगर आप नेता तो आपकी जमानत नहीं जब्त होनी चाहिए थी ना। तो दिक्कत क्या है कि इन सब लोगों को मतलब तस्तरी में परोस के राजनीति मिली, तस्तरी में परोस के इनको सांसदी मिल गई, तस्तरी में परोस के मंत्री बन गए। तो इनको इस बात का एहसास नहीं है कि राजनीति होती क्या है। अगर जितिन प्रसाद अपने आप को ब्राह्मणों का नेता साबित करना चाहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुला मैदान था। आज की तारीख उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं है, 13% ब्राह्मण वहां पे। आप उत्तर प्रदेश के एक को मेरठ से निकलते और आप मिर्जापुर तक जाते, संघर्ष करते, ब्राह्मणों के लिए लाठियां चार्ज करते तो आपकी राजनीति चमकती। आपने तो कुछ किया नहीं। अब आप बैठ के ये कहते कि नहीं मुझे तो पार्टी ने कुछ दिया नहीं मेरा। अरे वो नेता कौन जो ये कहे कि मैं काम नहीं करवा पाता? जो नेता ये कहे मैं काम नहीं करवा पाता वो नेता किसी लायक नहीं है। दूसरी बात, अब उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के समय जहां 250 से ज्यादा विधायक तो नाराज बैठे हुए हैं, 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर धरने में बैठ जाते हैं, जहां सांसद और विधायक के एफआईआर दर्ज नहीं करा पाता, अब वहां जितिन प्रसाद दावा करते हैं कि मैं जाऊंगा योगी जी मेरा काम कर देंगे, सारा सब काम हो जाएगा उनका। अरे किस दुनिया में रहते हो यार? आप बोलो कि आपको विधानसभा की सदस्यता चाहिए, आपको मंत्री बनना है, आपको सांसद ही बनता है। अरे किसको धोखा दे रहे हो आप? अगर आपके पिताजी नहीं होते तो आप राजनीति में भी नहीं होते, आप दूर स्कूल में पढ़ के निकलते, कहीं MIT कर रहे होते। नहीं, और ये तो देखिए अपराजिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है अपराजिता जी कि इतनी पॉलिटिक्स जो वो कर गए कांग्रेस के जमाने में, ये सारे यंग गन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो राहुल गांधी की वजह से कर गए, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको बढ़ाया। और अब अचानक सोचिए राहुल गांधी को अगर वो धोखा देके, जैसा आलोक शर्मा कह रहे हैं, अति महत्वाकांक्षा में वो आ रहे हैं बीजेपी में, आपके लिए क्या लेकर आएंगे अपराजिता जी? देखिए, हम सब बात कर रहे हैं उनकी हार की। बार बार चुनाव में उन्हें हार मिला, लेकिन ये तो सोचें कि वो किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे चुनाव में। कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनके नेता राहुल गांधी हैं, जो सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं और ट्वीट करते हैं और विदेश चले जाते हैं। देखिए, हमें हर एक दल में कर्मियों को आस्था देने वाला नेतृत्व चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं, आपको ज्ञात भी होगा, याद दिला दूं कि जितिन प्रसाद जी वो G23 के मेंबर हैं। इस G23 में ने कहा था कांग्रेस के आला कमान को कि ओवरऑल करिए, जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्हें सामने लाइए, वंशवाद बंद कीजिए। ये G23 है और G23 के ये पार्ट हैं, आप ये याद रखें। क्या इशारा कर रही हैं आप? ये तो नहीं कह रही कि ये शुरुआत है, अभी 23 नेता और आने वाले हैं बीजेपी। जितिन जी वंशवाद के खिलाफ बोल रहे थे। मन में बहुत असंतोष है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, आस्था नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और मुझे लगता है ये जो विकास आधारित हमारी राजनीति है, इसकी तरफ वो आकृष्ट होकर आ रहे हैं। क्या ब्राह्मण आपको वोट देंगे? जैसा मैंने पहले बताया शुरू में, 80% ब्राह्मण आपको वोट देता है यूपी में। क्या जितिन प्रसाद के आने के बाद ब्राह्मण आपको वोट देंगे? देखिए, जैसा कि हमने बंगाल में किया, जैसा कि हमने बिहार में किया, हम विकास की राजनीति करेंगे और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम कभी भी किसी भी वर्ण विशेष या दल विशेष या फिर जाति विशेष को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, न करेंगे, न चुनाव लड़ेंगे। ओके, तो हम विकास के नाम पर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर फिर से सरकार गठन करेंगे उत्तर प्रदेश। ओके, आलोक शर्मा, ये तो मान लीजिए कम से कम बीजेपी ने हर चुनाव की तरह सबसे पहले अपनी बाजी चल दी है। बाकी सब अभी सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है इलेक्शन के, क्योंकि इलेक्शन में टाइम अभी बहुत है। अब बीजेपी ने अपना फिर से वही मशीनरी एक्टिवेट कर दिया इलेक्शन वाला, जैसे बंगाल में किया था 6-8 महीने पहले, यूपी में भी कर दिया है। हम तो पहले से हमेशा से कहते हैं कि केवल इलेक्शन मोड में ही है, इनको देश से, जनता से कोई मतलब नहीं। और आप कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी मतलब निद्रा में ही है, सो रहे हैं। तो चिर निद्रा में आधे देश को सुनाने का प्रोग्राम बना रखा था।
और हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ के सर झुका के कहेंगे भाई अब ये विकास का पीछा छोड़ दो। 18 घंटे काम करके देश का जो बेड़ा गर्क किया है, अब कम से कम विकास की बात मत करे बीजेपी। तो मेहरबानी करो, तरस खा रहा है देश अब जो है ना, प्लीज मतलब बहुत हो गया, रहम करो इस देश के ऊपर, ये विकास का पीछा छोड़ दो आप लोग। जहां तक बात है कि जितिन प्रसाद जी बात कर रहे हैं, अरे भाई कौन सा विकास है, पता नहीं इनका कौन सा विकास है, कहाँ जाके चांद पे छोड़ाए हैं ये। अब तो हम कह रहे हैं मतलब 18 घंटे मोदी जी अब तो थोड़े से घटा दो ये आवर्स, और मतलब थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए, देश का गरीब पिस गया बिल्कुल। खैर 2014 से जितिन प्रसाद जी कोशिश कर रहे थे कि मैं वहां पर चला जाऊं, लेकिन कहीं पर नहीं जा पाए। वो 2007 में सांसद थे, वो 2007 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, शाहजहांपुर से कितने विधायक आए। 2012 में फिर चुनाव हुआ, वो तब भी सांसद थे, कितने विधायक आए थे। एक धरना मुझे याद नहीं जहां जितिन प्रसाद जी ने या जो तमाम आपने नाम बताए हैं वो हमारे साथ कहीं बैठे हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, जगदम्बिका पाल हो। वीरेंद्र सिंह साहब भी गए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कहाँ है आज वो? थोड़े दिन वो लॉलीपॉप दिया मंत्री पद का और उसको वहां से भी हटा दिया। पर सांसद तो बने, कोने में सांसद तो बने वाले, सांसद तो पहले भी थे, वो हमारे यहाँ भी रहे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे वो यूपीए 2 में। नहीं उसके भाई वो तो थे, आपको लगा शायद उसके बाद अब नहीं बन सकते वो, अब इस लायक नहीं रहे, तो उन्हें लगा कि नहीं अभी लायक हूं। मैं यही कह रहा हूं मानक जी, यही महत्वाकांक्षा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कौन सा जमीन का लफड़ा था, बीजेपी वाले बेहतर जानते हैं। वो क्यों गए, वो जमीन को बचाने के चक्कर में गए या कोई और कारण था? एक वो सेवा दल का एक हमारा लड़का था, उसने हरा दिया था, वो कौन सा कितना बड़ा मासपेश थे। और अभी भी वो भी यही कह के गए थे कि मैं कांग्रेस में रहकर जनता के काम नहीं कर पाता। अभी कोरोना के टाइम में ग्वालियर में पूरे में पोस्टर लगे, होर्डिंग लगे कि सिंधिया साहब गायब हैं, कहाँ है इंजेक्शन और कहाँ लोग हैं। वहां पर हमारे एक विधायक थे पाठक, उन्होंने पूरा काम किया। ये काम वाम का कोई मतलब नहीं, इनका कोई काम आलोक जी आप सिर्फ अपने मतलब की बातें पकड़ रहे हैं और इस डिबेट में भी आप सिर्फ अपने मतलब की बातें पकड़ रहे हैं। आप ये इस बात पर अभी भी मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं कि G23 कांग्रेस की देश की सबसे पुरानी पार्टी में क्यों बन गया और अभी तक उनके मुद्दे क्यों नहीं सुलझे? फुल टाइम लीडरशिप की मांग क्यों नहीं उनकी पूरी हो रही? यही मांग तो उठा रहे हैं सारे के सारे नेता। जितिन प्रसाद भी उन्हीं नेताओं में थे। मानक जी, जितिन प्रसाद जी का कोई एक वक्तव्य बता दीजिए जो पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया और आप किसी को भी याद हो, यहाँ पर बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। दूसरी चीज मैं कहता हूं G23 में ऐसे लोग भी हैं कई, वैसे तो हमारे यहाँ पर आंतरिक मामला है और उसमें कहीं पर कोई मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई विवाद है, लेकिन जो लोग 30-30 साल तक राज्यसभा में रहे हों वो भी अगर G23 की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आज पार्टी को देने का समय। 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है जिसने देश की आजादी से आज तक देश को बहुत कुछ दिया है। 70 साल में इतना कुछ दिया है देश को कि आज जिस तरह से वो सुई नहीं बनती थी और सैटेलाइट तक बने हैं, इसी पार्टी की देन। नहीं वो लोग क्या मांग रहे हैं? G23 वाले भाई आसमान थोड़े मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं फुल टाइम लीडर चाहिए, फुल टाइम लीडर। वो क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं उसको हम देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी चीज सामने आती है और जो व्यक्ति 4-4 टर्म पे राज्यसभा रहा हो। आज मैं एक छोटे से परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रास्ता मिलेगा, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। नहीं आप फिर देखिए, आलोक जी टालिए मत, मैं समझ रहा हूं कि देखिए संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी अब शायद उस स्थिति में नहीं है कि वो फुल टाइम लीडर बन सकें। प्रियंका गांधी यूपी संभाल रही हैं। भाई बीजेपी हर दिन हमला करती है, नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं है, और ये सच है। नेता क्यों नहीं है आपका? राहुल गांधी हैं, क्यों नहीं बनते अध्यक्ष? मुझे एक बात बताइए, क्या अध्यक्ष बनकर ही नेता बनते हैं? क्या राहुल गांधी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल 2015 से लेकर और कोरोना की वैक्सीन मांगने तक कौन लीडर रहा? राहुल गांधी को और पूरी केंद्र सरकार को किसने कटघरे में खड़ा किया? माने राहुल गांधी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राजीव गांधी जी के बर्थडे पर अपना ट्वीट करने में शब्द बदलने पड़ रहे हैं उनको। पहले उन्होंने लिख दिया कि नव भारत के निर्माता, उनको शब्द हटाना पड़ा वहां से, याद है आपको? अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो वहां इनको कोने में बैठा दिया जाता है। अपराजिता जी कुछ कह रही है, बोलिए अपराजिता जी क्या कह रही हैं? और रस्सी बांध दी जाती है, हिलना नहीं यहाँ से। राज्य यहाँ आरएसएस का राज है, इनको सबको समझ तो आ जाती है, थोड़े दिन रुक जाइए, इनको भी समझ आ जाएगी। अपराजिता जी क्या कह रही हैं? और अपराजिता बहन का तो मेरी बड़ी संवेदना है, क्योंकि आखिरी सरकार है बीजेपी की है। अगले 100 साल बीजेपी नहीं आएगी, मंत्री जरूर बन जाना। आप भी आईएएस छोड़ के आइए। अपराजिता जी बोलिए। देखिए
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसी नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। अरे भाई, अब तो आत्म समीक्षा करें। लाइन लगाए हुए हैं नेतागण आपके, सब लोग छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आज मैं अभी आप आत्मरक्षा में बात न करें। दिखाई दिया, अभी आप अपने नेताओं को घर में रखें, दरवाजा अपना बंद करें। आलोक जी, मैं यही सलाह दूंगी। और जहां तक मेरी बात है, मैंने भी बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैंने प्रवेश किया है। ओके, जूही जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जूही जी बोलिए। जी मानक जी, ये जितिन प्रसाद जब मुझसे मिले थे तो इंट्रोडक्शन हुआ था कि वो जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं। तो ये वंशवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ खड़े हैं, और ज्योतिरादित्य भी परिवारवाद के खिलाफ पड़े हैं। ये अपराजिता जी बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि परिवारवाद के स्पष्ट प्रमाण है। अरे बहुत बढ़िया जूही जी, आप ये सवाल मैं भूल गया था, आपने याद दिलाया, बहुत बढ़िया। अपराजिता जी बोलिए, आप जो वंशवाद करके कांग्रेस को घेरती हैं, गांधी परिवार को घेरती हैं, सारे वंशवादियों को अपनी पार्टी में आप लेके आती हैं। देखिए, मैंने कहा हमारी पार्टी हर व्यक्ति के लिए खुली है, हमारे दरवाजे खुले हैं। हम तहे दिल सबका स्वागत करते हैं और एक अच्छा परिवेश देते हैं। जो हमारे परिवार में प्रवेश करते हैं उन्हें एक अच्छा परिवेश मिलता है। और सब छोड़ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लोग आकृष्ट होकर आते हैं। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, मैं समझ गया, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, आपके इसी शो में बैठे बैठे आलोक जी आपके 23 नेताओं को न्योता दे दिया अपराजिता ने। 23 नेताओं को। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत मजा आया आज की डिबेट में। थैंक यू आशुतोष, शरद जी शुक्रिया, जूही सिंह आपका, आलोक शर्मा, अपराजिता जी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।